हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्जाम्स। ये क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे थे बॉटनी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि था दिसंबर 2023 सेशन का। इसका कोड है BBYCT 131। प्लांट इकोलॉजी एंड टेक्सोनॉमी इसका टाइटल है। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस कर लिया था। आज हमें क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है। ये वीडियो हमारी पार्ट 2 वीडियो है। जिस भी स्टूडेंट ने पार्ट 1 नहीं देखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। आज हमें क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर्स नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेंथम और हुकर्स का नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को आपको बताना है। मेरिट्स डीमेरिट्स मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को बताना है इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम के। 7 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। आज से स्टार्ट करते हैं। Bentham and Hooker's natural system of classification is a method of grouping plant based on their natural characteristics and relationship. Bentham और Hooker's natural system of classification एक क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर प्लांट्स को ग्रुपिंग की जाती है उसके नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स और रिलेशनशिप को बेस्ड करके, मतलब उसको देखकर नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स और रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग उनको ग्रुपिंग की जाती है प्लांट को। उसको बोलते हैं बेंथम और हुकर्स नेचुरल क्लासिंग सिस्टम। It has developed in 19th century and still used in today. ये 19th century में प्रपोज हुआ था ये सिस्टम और अभी भी यूज करते हैं इसको। One of the biggest merit of this system is that it takes into account of evolutionary history of plant. सबसे बड़ी एडवांटेज इसका क्या है कि ये evolutionary history भी प्लांट की अपने सिस्टम में इंक्लूड करता है, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज है एक। This means that plants are grouped based on their genetic similarities and differences, which gives us a better understanding of their relationship and help us to identify new species. इसका मतलब क्या है, अगर ये evolutionary relationship को देख के ग्रुपिंग कर रहा है, इसका हेल्प क्या मिलती है हमको कि हम उसकी जेनेटिक सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बीच में डिफरेंसेस करके और उसकी सिमिलैरिटीज देख कर उनको ग्रुपिंग करेंगे। उसके बेसिस पे अगर इनकी ग्रुपिंग होती है तो उनके रिलेशनशिप को समझना इजी हो जाता है और नई स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा मेरिट है। अनदर मेरिट इज दैट इट इज़ ईजी टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड। दूसरा एडवांटेज क्या है कि इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं इनकी ग्रुपिंग को और आसानी से समझ सकते हैं। The system is based on the few key characteristics such as the structure of flowers. इसका जो सिस्टम है वो कुछ टाइप के की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि पहला क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसे है उसके बेसिस पे ग्रुपिंग होगी। लीव्स विच मेक्स इट्स असेसिबल टू बोथ एक्सपर्ट एंड इमेच्योर्स। क्या है कि फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लावर की लीफ मतलब प्लांट की लीव्स कैसी हैं, ये सारी चीज़ें अगर देख के उसको एक ग्रुपिंग में रखा जाएगा तो जो एक्सपर्ट्स होंगे वो भी इजीली आइडेंटिफाई कर देंगे कि ये स्पीशीज कौन सी है। और अगर जिनको नहीं ज़्यादा नॉलेज है बट वो भी उसको समझ पाएंगे कि ये इस प्लांट की स्पीशीज है और ये इसकी है। तो ये एक एडवांटेज है इसका। However, there are also some demerits to this system. जब अगर किसी चीज़ के एडवांटेजेस हैं तो उसके थोड़े साइड इफेक्ट या डिसएडवांटेजेस भी होंगे, तो इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। क्या है वो? वन इज दैट इट कैन बी सब्जेक्टिव। पहला क्या है कि ये एक सब्जेक्टिव तौर पे देख सकते हैं इसको लोग। डिफरेंट बॉटनिस्ट में ग्रुप प्लांट डिफरेंटली बेस्ड ऑन देयर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ द की ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। जो साइंटिस्ट होंगे, जो बॉटनिस्ट होंगे, उनका अपना इंटरप्रिटेशन होगा कि वो किस तरीके से किसी प्लांट को ग्रुप्ड करना चाहेंगे, तो वो किसी और कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के कर सकते हैं। तो एक पहला डीमेरिट हो गया कि वो सब्जेक्टिव हो सकता है कि कोई बॉटनिस्ट को हम रोक नहीं सकते कि वो किस बेसिस पे उसका ग्रुपिंग करेगा, ठीक है। अनदर डीमेरिट इज दैट इट डज नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट द लेटेस्ट साइंटिफिक नॉलेज। दूसरा डिमेरिट क्या है कि हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के तो ग्रुपिंग की है बट उसका जो साइंटिफिक और लेटेस्ट नॉलेज जो होगी वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि लेटेस्ट में वो कुछ और बदल गया होगा उसके अंदर, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। एज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट्स जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन एडवांस, द नेचुरल सिस्टम में बी नीड टू बी अपडेटेड एंड रिफ्लेक्ट दीज न्यू डिस्कवरीज। जैसे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि हमारी समझ बढ़ती जाती है प्लांट की जेनेटिक और एवोल्यूशन को
देखते हुए, तो वैसे ही इस नेचुरल सिस्टम में भी कुछ ज़रूरत होती है कि इसको अपडेट किया जाए, ताकि न्यू डिस्कवरीज जो भी हैं वो रिफ्लेक्ट हो सके उन प्लांट्स को देखते ही। तो ये भी एक डिमेरिट है कि अभी तक उसको अपडेट नहीं किया जाता, ये एक डिमेरिट हो गया। Overall, Bentham and Hooker's natural system of classification has many merits, including its focus on evolutionary history and easy to use। पूरा का पूरा जो बेंथम और हुकर्स का नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसके बहुत सारे मेरिट्स हैं, जैसे कि उन पे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देख के फोकस किया जा रहा है और उनको यूज़ करना बहुत ईजी है। पहला ये, दूसरे दो ये हो गए। However, there are also some demerits considered। कुछ डिमेरिट्स भी हैं जो हमने अभी पढ़े, जैसे कि सब्जेक्टिव हो सकता है और पोटेंशियल फॉर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। उसमें पोटेंशियल इतनी नहीं है कि आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है, अपडेट नहीं किया जाता उसको। तो ये इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स थे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है, राइट अ नोट ऑन फेनोग्राम्स। फेनोग्राम्स क्या हैं, उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। जितने मार्क्स का क्वेश्चन दिया हो उसके हिसाब से आप लोग उनका आंसर्स लिखिएगा। आंसर देख लेते हैं। फेनोग्राम्स Phenograms are essentially diagram that shows the evolutionary relationship between different plant species based on their physical characteristics। Phenograms एक essential diagram और tools है जो प्लांट को आइडेंटिफाई और प्लांट की डिफरेंट टाइप की स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है, उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख कर आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो ये क्या है, एक टाइप के टूल्स हैं या डायग्राम्स हैं जिनकी वजह से हम स्पीशीज प्लांट की आइडेंटिफाई ईजिली कर सकते हैं। These characteristics can be include things like leaf shape, flower structure and stem and morphology। जो जो कैरेक्टरिस्टिक हम देख के कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि वो कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं कि लीफ की शेप कैसी है, पत्तों की शेप कैसी है, फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है, या फिर प्लांट की स्टेम कैसी है, या उसकी पूरी मॉर्फोलॉजी कैसी है, ये देखकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Phenograms are an important tool for botanists because they allows us to better understand how different plant species are related to each another and how they have evolved over time। ये जो टूल्स हैं फेनोग्राम्स, वो इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं बॉटनिस्ट के लिए, क्योंकि ये उनको अलाउ करते हैं कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कैसे डिफरेंट स्पीशीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे कनेक्टेड है और कैसे अभी तक टाइम टू टाइम इवॉल्व हुई है, उसको समझने के लिए ये इनको बॉटनिस्ट को हेल्प करते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। By studying phenograms, we can also gain insight into the ecological and environmental factors that have shaped the evolutionary plant। अगर हम फेनोग्राम्स की स्टडी करते हैं तो हमारा इंसाइट भी गेन होता है, बढ़ता है, कि हम फैक्टर्स देख सकें कि कौन कौन से फैक्टर, इकोलॉजिकल फैक्टर या एनवायरमेंटल फैक्टर इन्वॉल्व हैं प्लांट की इवोल्यूशन के साथ, कि कैसे कैसे ये फैक्टर्स इनको हेल्प कर रहे हैं इवॉल्व होने के लिए। फेनोग्राम्स आर नॉट ऑलवेज स्ट्रेट फॉरवर्ड। फेनोग्राम्स हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकते। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक कैन बी इवॉल्व इंडिपेंडेंटली फॉर ईच अनदर। डिफरेंट जो भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे प्लांट्स के, वो इवॉल्व होते रहेंगे अपने ही इंडिपेंडेंट के साथ एक दूसरे के लिए, विच कैन समटाइम मेक इट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन एंड एक्सट्रैक्ट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये क्या है, ये समटाइम्स कुछ टाइम के लिए, ये कभी कभी ये डिफ़िकल्ट हो सकता है कि डिटरमाइन करने के लिए कि एग्जैक्ट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है उन प्लांट का दूसरे प्लांट्स की स्पीशीज़ के साथ, तो कभी कभी हो सकता है डिफरेंट। तो ये क्वेश्चन खत्म हुआ हमारा, फेनोग्राम्स क्या है आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज सॉइल। सॉइल क्या है, एड अ नोट ऑन द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। एक नोट लिखिए जो भी फैक्टर्स अफेक्टिंग करते हो सॉइल की फॉर्मेशन के लिए। सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसके फैक्टर्स जान पाएंगे कि कैसे कैसे वो उनको अफेक्ट कर रहे हैं फॉर्मेशन के लिए। और सबसे पहले पता होना चाहिए कि सॉइल क्या है। तो पहले हम आंसर स्टार्ट करेंगे, तो पहले आप डिफाइन करेंगे कि सॉइल क्या है और फिर कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे हैं फॉर्मेशन के टाइम पर, ठीक है। आंसर है ये क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का। आंसर देख लेते हैं। सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑन अवर प्लैनेट। सॉइल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे प्लैनेट के ऊपर। सॉइल इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, एयर एंड वाटर दैट सपोर्ट्स द प्लांट ग्रोथ एंड सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ। सॉइल क्या है, सॉइल एक मिक्सचर है ऑर्गेनिक मैटर का और मिनरल का, एयर का और वाटर को मिलाकर जो इनका मिक्सचर बनता है उसको सॉइल बोलते हैं। सॉइल क्या हो गई, एक
ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल और एयर और वाटर को मिला के एक जो मिक्सचर बनता है उसी को सॉइल बोलते हैं। वही सॉइल प्लांट की ग्रोथ के लिए और लाइफ को सस्टेन करने के लिए हर अर्थ पर हेल्प करता है। ठीक है। Soil formation is a slow and complex process that is influenced by several factors. Soil formation एक slow process है और एक complex process है जो कि several factors द्वारा influence हो सकता है। बहुत सारे factors इसको influence कर सकते हैं। The first factor is parent material. पहला factor क्या है कि parent material कैसा है उसका, which refers to the type of rock or sediments from which the soil are formed. Parent material क्या हो गया कि जिस मटेरियल से सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है वो पेरेंट मटेरियल हो गया। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है जो इसको अफेक्ट कर सकता है फॉर्मेशन के लिए कि पेरेंट मटेरियल कैसा है, जैसे कि किस टाइप के रॉक से सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है या उसके सेडिमेंट्स कैसे हैं सॉइल के जो उसको बना रहे हैं। पहला फैक्टर ये हो गया। द सेकेंड फैक्टर इज क्लाइमेट विच इंक्लूड टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन एंड विंड। सेकेंड फैक्टर क्या हो गया कि क्लाइमेट कैसा है, अगर किसी प्लेस पे वो सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है तो उस प्लेस का क्लाइमेट कैसा है और वहाँ की प्रेसिपिटेशन कैसी है, मतलब टेम्परेचर कितना हाई रहता है या फिर उसमें बारिश कितनी है, मॉइस्चर कितना है, वो सब देखा जाता है। और विंड की कैसी है, विंड कैसे है, कितनी हवा है, कितनी स्पीड पे नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स एनवायरमेंटल फैक्टर होगा जो इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। थर्ड फैक्टर क्या है? द थर्ड फैक्टर इज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या है? टोपोग्राफी refers to the physical feature of the land such as slope, aspects and elevation. टोपोग्राफी वो फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी जगह के, किसी भी लैंड के, जो कि हो सकते हैं स्लोप, एस्पेक्ट्स और एलिवेशन। मतलब लैंड का स्लोप कैसा है, उसके एस्पेक्ट्स कैसे हैं, या फिर वो कितना एलिवेट कर रहा है, तो वो सारे उसके जो भी फिजिकल कैरेक्टर होंगे उसको टोपोग्राफी बोलेंगे। तो जो भी है लैंड के फिजिकल कैरेक्टर्स भी इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, 3 फैक्टर हो गए। फोर्थ फैक्टर इज द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फोर्थ कैरेक्टर क्या हो गया? जो भी वहाँ के सॉइल के अंदर, जो भी वहाँ लैंड के अंदर ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे वो भी इनको अफेक्ट करेंगे। जैसे कि कौन से टाइप के प्लांट पाए जा रहे हैं या कौन से टाइप के एनिमल्स हैं वहाँ पे, कौन से टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उनको हेल्प करेंगे या फिर इन्फ्लुएंस करेंगे। एंड फाइनली द टाइम इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन दी सॉइल फॉर्मेशन। फाइनली जो टाइम होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है सॉइल फॉर्मेशन के लिए, कि कितना टाइम मिल रहा है उसको फॉर्मेशन के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दीज फैक्टर इंटरेक्ट टू क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल विद यूनिक प्रॉपर्टीज। ये फैक्टर जब एक साथ इंटरेक्ट होते हैं तो डिफरेंट टाइप की सॉइल बनाते हैं और उनकी डिफरेंट टाइप की यूनिक प्रॉपर्टीज बनती हैं। फिर फॉर एग्जाम्पल, soil is formed from volcanic rocks tend to be rich in mineral and nutrition. अगर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर किसी भी सॉइल का फॉर्मेशन वॉल्केनिक रॉक के द्वारा हो रहा है तो वॉल्केनिक रॉक्स में से उसको मिनरल और न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेंगे उस सॉइल्स को। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया कि अगर वॉल्केनिक रॉक के द्वारा सॉइल फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर मिनरल रिच होगा और न्यूट्रिशन ज़्यादा होंगे। While a soil is formed from limestone tend to be alkaline and have a higher pH. अगर कोई सॉइल फॉर्म्ड होती है लाइमस्टोन द्वारा तो वो एल्कलाइन सॉइल होगी और उसका पीएच भी ज़्यादा होगा। तो ये डिपेंड कर रहा है कि उसकी पेरेंट सॉइल कैसी है। अंडरस्टैंडिंग द सॉइल फॉर्मेशन इज एन इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प अस टू मैनेज द नेचुरल रिसोर्सेज बाय अफेक्टिंग मोर इफेक्टिवली। हमें लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखना चाहिए कि हम ये जो पढ़ रहे हैं उससे हमें क्या क्या समझ आ रहा है और ये क्या क्या इफेक्ट कर रहा है चीज़ों को। तो ये क्या है, हम अगर ये समझ पा रहे हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन क्या कैसे हो रहा है तो ये हमें हेल्प कर रहा है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्स को कैसे मैनेज करें और इफेक्टिवली। ठीक है। बाय अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द सॉइल फॉर्मेशन वी कैन मेक बेटर डिसीजन अबाउट द लैंड यूज एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। हम जैसे इनके फैक्टर्स को समझ जाते हैं तो क्या करते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन को कैसे कैसे फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो हम अपनी लैंड को कैसे यूज़ करें, हम ज़मीन को कैसे यूज़ करें और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैसे करें, वो ये सारे फैक्टर्स हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये इसका कंक्लूजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट है डिस्कस स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट। स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट को डिस्कस कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। आंसर देख लेते हैं। A species is defined as a group of plant that share common characteristics and can interbreed to produce a fertile offspring. Species क्या है? सबसे पहले स्पीशीज एक ग्रुप ऑफ प्लांट है जो कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर कर रही है आपस में और इंटरब्रीड करके एक नया फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म दे रही है। स्पीशीज क्या हो गई? एक कॉमन ग्रुप के प्लांट हैं
एक ग्रुप ऑफ प्लांट है जो कि कॉमन है आपस में, कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉमन है सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उनके बीच में, और वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और इंटरब्रीड करके एक नया प्रोडक्ट और नया ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकते हैं और वो ही आगे नए नए ऑफस्प्रिंग बना सकता है। ये प्लांट क्या है, हम बॉटनी पढ़ रहे हैं इसीलिए प्लांट के ग्रुप को हम स्पीशीज बोलेंगे, अगर ऐसे हम जूलॉजी में पढ़ेंगे तो उसमें एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे। However, this definition can be tricky because some plants can hybridize with other species, creating a new hybridize that blur the line between that we consider separate species. जो ये डेफिनेशन हमने पढ़ी कि ये आगे इंटरब्रीड करके एक नया ऑफस्प्रिंग अपने ही कॉमन एंसेस्टर के साथ बनाएंगे, तो ये ट्रिकी हो जाती है डेफिनेशन, क्योंकि जब डिफरेंट टाइप के प्लांट एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करते हैं तो एक नए हाइब्रिडाइज को जन्म देते हैं, नया टाइप का प्रोडक्ट दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ बनाते हैं। तो ये इसलिए ट्रिकी हो जाती है क्योंकि ये जो हमने पढ़ा पहले वो इसके साथ फिट नहीं बैठता कि सेम टाइप के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जन्म देंगे वो किसी को। ठीक है, तो ये ट्रिकी हो गई और ये हमारी पहले वाली लाइन को ब्लर करती है, और हम जो स्पीशीज़ के सेपरेट लाइंस को कंसिडर कर रहे थे वो भी इसको अफेक्ट करता है। ठीक है, देयर आर सेवरल डिफरेंट स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट, हमारे पास सेवरल डिफरेंट स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट हैं, इंक्लूडिंग दी मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, पहला हो गया मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, दूसरा है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, तीसरा है फेलियोजेनेटिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, 3 टाइप के कॉन्सेप्ट हैं, मॉर्फोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और फेलियोजेनेटिक कॉन्सेप्ट। एक एक करके पढ़ लेते हैं इनको। द मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट लुक लाइक अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक टू डिटरमाइन द इफ प्लांट बिलोंग टू द सेम स्पीशीज। मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जिसमें प्लांट्स के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर उसको सेम स्पीशीज में या फिर एक ग्रुप ऑफ प्लांट में रखा जाता है कि ये इस स्पीशीज का प्लांट है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं। तो अगर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के किसी प्लांट को एक स्पीशीज में कंसिडर किया जाएगा तो उसको मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बोलेंगे। द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन द रिप्रोडक्टिव कंपैटिबिलिटी। जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, बायो उसमें पहले ही आ रहा है, तो आप लोग समझ लीजिए कि वो रिप्रोड्यूस कैसे कर सकता है या रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कैसी है उसकी, उस पर मेनली फोकस करता है ये। वाइल द phylogenetic concept use genetic data to determine the evolutionary relationship। पैल्जियोजेनेटिक कॉन्सेप्ट क्या है, आप इसमें पहले ही जेनेटिक देख रहे हैं, तो ये क्या है, जेनेटिक डेटा को लेकर डिटरमाइन करेगा कि इसका इवोल्यूशन रिलेशनशिप कैसे है अभी तक, कैसे कैसे ये इवॉल्व होते आए हैं प्लांट स्पीशीज अभी तक, तो ये उस पर फोकस करेगा। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। One challenge is defining the plant species is that many plant reproduce asexually। पहला चैलेंज क्या है इसके अंदर कि कुछ स्पीशीज प्लांट ऐसे होते हैं कि जो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, मीनिंग दे डोंट नीड टू मेट विद अदर प्लांट टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। एसेक्सुअली का मतलब आपको पता ही है कि उनको किसी भी दूसरे मेट की ज़रूरत नहीं है कि वो मेटिंग करेंगे उसके बाद नया प्रोडक्ट या नया ऑफस्प्रिंग को जन्म देंगे, उनको ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद से ही एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक नया चैलेंज होता है इसके अंदर। दिस कैन मेक इट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन इफ टू seemingly identical parent are actually the separate species or simply clone to each another। ये क्या करता है, जब asexually reproduce कर सकते हैं तो हमें ये डिफिकल्ट हो जाता है आइडेंटिफाई करना कि वो एक्चुअली दो स्पीशीज अलग अलग हैं या फिर सेम स्पीशीज के अंदर आती हैं या फिर उन्होंने ही अपना ही एक क्लोन जन्म दिया है, अपने ही से उसने दूसरा प्रोडक्ट बनाया और वो सिमिलर उसका क्लोन है। तो ये हम आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इसलिए ये एक डिफिकल्टी क्रिएट करता है इसके अंदर। अनदर फैक्टर टू कंसिडर इज द जियोग्राफिकल आइसोलेशन। दूसरा फैक्टर क्या हो गया जो इनको अफेक्ट करेगा कि उनकी जियोग्राफिकल आइसोलेशन कैसा था। प्लांट दैट लिव इन डिफरेंट रीजन्स में हैव इवॉल्व डिफरेंटली ओवर टाइम। प्लांट अगर दूसरे रीजन्स में रह रहे हैं तो वो टाइम टू टाइम उस रीजन के एनवायरमेंट के साथ ही डेवलप होंगे, लीडिंग टू डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पोटेंशियली मेकिंग देम डिफरेंट स्पीशीज। फिर वो दूसरे एनवायरमेंट में जन्म ले रहे हैं, मतलब दूसरे एनवायरमेंट में अगर वो ग्रो कर रहे हैं तो वहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स को वो अपनाते जाएंगे और दूसरी ही स्पीशीज बन जाएंगे। तो ये भी इनको एक अफेक्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर आपको कुछ समझना है तो आप बेझिझक होकर आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इतना वैसे मैं फास्ट नहीं पढ़ा रही हूँ कि आपको समझना है, इवन देन आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, डिस्कस एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के 5 प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है हमें। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है।
हेडिंग डालेंगे द 5 प्रिंसिपल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आंसर लिखेंगे, पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है वो एक्सप्लेन करेंगे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज अ सिस्टम ऑफ नेमिंग स्पीशीज दैट वाज डेवलप्ड बाय कार्ल लिनियस इन 18th सेंचुरी। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक सिस्टम है जिसमें स्पीशीज का नामकरण किया जाता है, नाम रखा जाता है स्पीशीज का, उसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। और ये कार्ल लिनियस ने दिया था, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने 18th सेंचुरी में ये दिया था और ये अभी भी यूज़ किया जाता है स्पीशीज़ के नाम रखने के लिए एंड स्टिल यूज टुडे एंड इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ साइंटिफिक कम्युनिकेशन। अभी तक इसको यूज़ करते हैं स्पीशीज़ के नाम रखने के लिए और एक एसेंशियल पार्ट है साइंटिफिक कम्युनिकेशन का। ये पहला प्रिंसिपल देख लेते हैं। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट एवरी स्पीशीज इज गिवन इन अ यूनिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट। हर एक स्पीशीज को एक यूनिक नेम दिया जाता है जिसके 2 पार्ट्स होते हैं। फॉर द जीनस एंड स्पीशीज, पहला पार्ट जो होगा उसका वो उसको जीनस इंडिकेट करेगा, दूसरा पार्ट जो उसका होगा वो स्पीशीज इंडिकेट करेगा। 2 पार्ट से मिलकर उसका नाम बना होगा, पहला होगा जीनस, दूसरा होगा स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स आर नोन एज होमोसेपियंस। ह्यूमन्स को होमोसेपियंस बोला जाता है, उसका जेनेटिक नेम होमोसेपियंस है। तो पहला जो इसका होमो है वो इसका जीनस इंडिकेट कर रहा है कि होमो मतलब इसका जीन कौन सा है और सेपियंस मतलब इसकी स्पीशीज कौन सी है। ठीक है, पहला प्रिंसिपल ये हो गया। द सेकेंड प्रिंसिपल इज दैट द नेम इज ऑलवेज रिटन इन लैटिन और लैटिनाइज्ड फॉर्म। दूसरा प्रिंसिपल क्या है कि नाम हमेशा लैटिन या लैटिनाइज्ड फॉर्म में ही लिखा जाएगा, which ensures that the universally recognized and understood by the scientists all over the world। ये क्या हेल्प करता है कि ये हेल्प करता है इंश्योर करने के लिए कि यूनिवर्स में एक ही टाइप तरीके से उसका नाम लिखा जाएगा और पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से उसको जाना जाएगा साइंटिफिक लैंग्वेज में। द थर्ड प्रिंसिपल इज दैट जीनस नेम इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड व्हाइल द स्पीशीज इज नेम इज नॉट। थर्ड प्रिंसिपल क्या है कि जो जीनस नेम है मतलब पहला वाला जो नेम होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, जैसे होमोसेपियंस का कैपिटल होगा H और जो सेपियंस है उसका स्मॉल होगा S। ठीक है, सो द होमोसेपियंस इज नॉट होमोसेपियंस, मतलब जो होमोसेपियंस है स्मॉल s है वो कैपिटल S नहीं लिख सकते हम, अगर लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो पहला जो जीनस होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, पहला वर्ड आगे का नहीं, पहला H हमारा कैपिटल होगा, जो सेपियंस का S होगा वो स्मॉल होगा। ठीक है, कैपिटल नहीं होगा। तीसरा प्रिंसिपल ये होगा। फोर्थ प्रिंसिपल इज दैट द नेम शुड बी इटलाइज्ड और अंडरलाइंड व्हेन रिटन टू इंडिकेट दैट द साइंटिफिक नेम। चौथा प्रिंसिपल क्या है कि अंडरलाइन किया जाए नाम को ताकि वो दर्शाए कि ये एक साइंटिफिक नेम है, तो अंडरलाइन करना जरूरी है नाम को। एंड फाइनली द फिफ्थ प्रिंसिपल इज दैट नेम शुड बी बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पीशीज इटसेल्फ। फिफ्थ प्रिंसिपल क्या हो गया कि नाम उसका उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर ही रखना चाहिए किसी भी स्पीशीज का, रादर देन इट्स हैबिटेट और लोकेशन। उसकी लोकेशन या उसकी हैबिटेट को देखना नहीं चाहिए बल्कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना चाहिए, उसके बेसिस पे उसका नाम रखना चाहिए। Then this ensures that the name remains relevant even if the species move to the different location or its habitats changes। ये क्या इंश्योर करता है अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक को देख के रखेंगे तो कि अगर कोई स्पीशीज आगे जाके टाइम चेंज होने के बाद किसी और जगह पे भी मूव कर जाती है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और लोकेशन बदल जाएगी, तो उसका नाम ना बदला जाए इसीलिए ये उसके कैरेक्टरिस्टिक को देख के रखना चाहिए। तो इसके 5 प्रिंसिपल कंप्लीट हुए। फिफ्थ का सेकेंड पार्ट है डिस्क्राइब अडेप्टिव फीचर ऑफ ज़ेरोफाइट्स। ज़ेरोफाइट्स के जो भी अडेप्टिव फीचर्स अभी तक उन्होंने अडेप्ट किए हैं फीचर्स को वो डिस्क्राइब करना है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, आंसर देख लेते हैं। द ज़ेरोफाइट्स आर प्लांट दैट हैव अडेप्टेड टू सर्वाइव इन एरिड एनवायरनमेंट सच एज डेजर्ट्स। ज़ेरोफाइट्स वो प्लांट हैं जो खुद को अडेप्ट कर चुके हैं एक हार्श एनवायरनमेंट में रहने के लिए, जैसे कि डेजर्ट हो गया, रेगिस्तान या फिर ऐसा हार्श एनवायरनमेंट जहाँ पे वो खुद को अडेप्ट करके रह रहे हैं, वो प्लांट ज़ेरोफाइट्स कहलाएंगे। These plants are developed unique features that allows them to conserve water and thrive in harsh condition। ये वो प्लांट हैं जिन्होंने अडेप्ट कर लिए, डेवलप कर लिए अपने यूनिक फीचर्स को जो इनको हेल्प कर रहे हैं कि वाटर को ये कंजर्व कर सकें और हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकें। One of the most notable adaptive feature in the xerophytes is their ability to store water। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और नोटेबल फीचर जो है ज़ेरोफाइट्स के अंदर वो ये है कि ये कैसे वाटर को स्टोर कर सकते हैं, कितना केपेबल है ये वाटर को स्टोर करने के लिए। पहला फीचर ये है इनका।
Some xerophytes like cacti have thick fleshy stem that can hold large amount of water. कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि कैक्टस है, कैक्टस के पास थिक, मोटी और फ्लैशी स्टेम होती है जो कि उनको हेल्प करती है वाटर को ज़्यादा टाइम तक होल्ड करने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए. पहला अडैप्टिव फीचर ये हो गया. अदर ज़ेरोफाइट्स हैव स्पेशलाइज्ड लीव दैट कैन स्टोर वाटर सच एज सक्सिलेंट्स. कुछ ज़ेरोफाइट्स ऐसे होते हैं जिनके पास स्पेशलाइज लीव्स होती हैं जो उनको हेल्प करती है वाटर स्टोरेज के लिए, जैसे कि सक्सिलेंट होती है. Another important adaptive feature in xerophytes is their ability to reduce water loss. दूसरा फीचर क्या है इनके अंदर कि इनके पास इतनी एबिलिटी है कि ये कम से कम वाटर को रिड्यूस कर सकें, मतलब कम से कम वाटर लॉस कर सकें, मतलब ज़्यादा वाटर लॉस ना हो इनके अंदर, कम ही हो. ये भी इनके अंदर एक डेवलप फीचर है. Many xerophytes have evolved small narrow leaves that minimize the surface area and reduce transpiration. कुछ xerophytes ऐसे हैं जो अभी तक इवॉल्व हो चुके हैं. उन्होंने क्या किया है, अपनी लीव्स को इवॉल्व कर लिया कि वो लीव्स छोटी हो गई और पतली हो गई. पतली होने की वजह से उनका जो सरफेस एरिया है वो भी कम हो गया. सरफेस एरिया कम होने की वजह से उनका जो ट्रांसपिरेशन है वो भी कम हो गया. तो इवेपोरेशन, उनका वाटर लॉस कम होता है उसकी वजह से. Some xerophytes also have a waxy coating on their leaves that help to prevent water loss. कुछ xerophytes के पास लीव्स के पास वैक्सी कोटिंग होती है लीव्स के ऊपर जो उनको हेल्प करता है कि वाटर लॉस बच सके, वाटर लॉस ना हो. Xerophytes also have unique root system that allows them to access water deep within the soil. Xerophytes, कुछ xerophytes ऐसे होते हैं जिनके पास यूनिक रूट सिस्टम होता है, उनकी जड़ें इतनी यूनिक होती हैं कि वो डीप भी अंदर से अंदर जाके सॉइल के अंदर भी अपना वाटर अब्जॉर्ब कर सकते हैं. Some xerophytes have long taproot that can reach water sources several meters below the surface. कुछ xerophytes के पास टैप रूट सिस्टम होता है जो कि मीटर्स तक जा सकता है, अंदर डीप तक जा सकता है और अपना वाटर को अब्जॉर्ब कर सकता है. Other xerophytes have solid spreading root system that allows them to quickly absorb any availability of moisture. अगर कहीं भी मॉइस्चर अवेलेबल है तो कुछ xerophytes ऐसे होते हैं जिनके पास स्वॉलोड रूट सिस्टम होता है, मतलब हेवी सा मोटा सा स्वेलिंग टाइप का रूट सिस्टम होता है ताकि वो ज़्यादा वाटर या मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर सके. फाइनली मैनी xerophytes हैव अडेप्टिव टू सर्वाइव एक्सट्रीम टेम्परेचर. फाइनली जो भी xerophytes हैं उन्होंने इतने अडेप्टिव फीचर अपने अंदर अडेप्ट कर लिए हैं, इवॉल्व कर लिए हैं कि वो इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं. सम xerophytes कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर बाय क्लोजिंग देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे. कुछ xerophytes ने इतने टॉलरेट हो चुके हैं कि ये इतना हाई टेम्परेचर भी टॉलरेट कर सकते हैं कि यह वहाँ सर्वाइव कर सकें. वो कैसे कि ये जो उनका स्टोमेटा है, जब हॉटेस्ट डे होता है या हॉटेस्ट टाइम होता है, दोपहर का टाइम होता है, तो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं कि वाटर लॉस कम हो और वो टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकें, विच रिड्यूसेस वाटर लॉस. जब अगर ये स्टोमेटा क्लोज कर लेंगे तो वाटर लॉस भी इनका कम होगा. अदर xerophyte कैन सर्वाइव फ्रीजिंग टेम्परेचर बाय प्रोड्यूसिंग एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन दैट प्रोटेक्ट देयर सेल फ्रॉम डैमेजिंग. कुछ xerophytes ऐसे भी होते हैं जो फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी रह सकते हैं, बहुत बर्फीली जगह पे भी सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि उनके पास एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन होता है, उनको वो प्रोड्यूस कर सकते हैं और अपने सेल्स को डैमेज होने से बचा सकते हैं. In conclusion, xerophytes have evolved a range of adaptive features that allows them to thrive or arid environment, from storing water, reducing water loss and surviving. In conclusion में क्या है कि xerophytes इतने अडेप्ट हो चुके हैं कि किसी भी ट्रैश और हार्श इन्वायरमेंट में रह सकते हैं क्योंकि इन्होंने अडेप्ट कर लिए हैं कि ये अपने वाटर लॉस की कैपेसिटी को मेंटेन कर सकते हैं कि वाटर लॉस कम हो इनका, और वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी इन्होंने बढ़ा लिया, इसलिए ये सर्वाइव ऐसे माहौल में भी कर लेते हैं. सर्वाइविंग इन एक्सट्रीम टेम्परेचर, दीज प्लांट हैव डेवलप यूनिक स्ट्रैटेजीज फॉर सर्वाइविंग. इनकी स्ट्रैटेजीज आपने पढ़ी ली हैं, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी इन्होंने अडेप्ट की है इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी सर्वाइव करने की. क्वेश्चन नंबर 6 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आपको पसंद आया हुआ तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आप कमेंट कर दीजिएगा आपको कौन से और नेक्स्ट कोड का सॉल्यूशंस चाहिए, तो मैं आपकी उसके लिए भी वीडियो बना दूंगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.